क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनना। शुरू करते हैं हम। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री सबसे पहला टॉपिक उठाया है, बिकॉज जो जैसे जिस तरह के सवाल आ रहे हैं थ्योरी बेस्ड नहीं है, दे आर रिलेटेड टू करंट प्रॉब्लम्स। ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो केमिस्ट्री में थ्योरीज हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम स्टडी करेंगे। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए हमने यहाँ से शुरुआत करी है। पढ़ते हैं हम एनवायरमेंट केमिस्ट्री। एनवायरमेंट केमिस्ट्री से पहले आप मुझे बताइए कि एनवायरमेंट क्या होता है। एनवायरमेंट हम बोलते हैं वातावरण, हिंदी में हम बोलते हैं वातावरण। अब वातावरण में बहुत कुछ है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, हवा है, मिट्टी है। तो हमने वातावरण को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, दो टाइप्स में। एक को हमने बोल दिया बायोटिक। अब आपको मैंने बायोलॉजी की क्लास में बताया था कि बायो जब कहीं भी वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है लाइफ, उसका मतलब होता है कि हम एक लिविंग बीइंग की बात कर रहे हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट मतलब जो हमारे एनवायरनमेंट में, जो हमारे वातावरण में लिविंग कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से हैं? प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, बैक्टीरिया है, फंगस है। ये सब जो लिविंग बीइंग्स से जो एनवायरनमेंट हमारा बन रहा है, दैट इज बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। सेकंड है एबायोटिक, जो भी उसको छोड़ के बचा, पानी है, हवा है, मिट्टी है, ये सब पहाड़ हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स में आता है। एबायोटिक कंपोनेंट्स में ही बायोटिक कंपोनेंट जी रहे हैं, और इन दोनों को मिला के बनता है एनवायरनमेंट, वातावरण। सबसे पहले हम एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स में हम हवा की बात करें तो हमें पूरा एटमॉस्फेयर समझना पड़ेगा, पूरे अर्थ की बात कर रहे हैं। तो एटमॉस्फेयर को हम एक बार ढंग से स्टडी कर लेते हैं, काफी पोर्शन ये ज्योग्राफी से ओवरलैप होता है। लेट्स सी, अब ये हमने अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है उसका एक सेक्शन ले लिया है, क्रॉस सेक्शन ले लिया है। नीचे अर्थ है, अर्थ से 12 से 18 किलोमीटर अगर हम ऊपर जाते हैं तो यहां तक हमें मिलता है ट्रोपोस्फियर। द वर्ड इज ट्रोपोस्फियर। 12 से 18 किलोमीटर इज ट्रोपोस्फियर। जो आपके जहाज उड़ते हैं वो इसी में उड़ते हैं, जो आपके हॉट एयर बलून्स हैं इतनी हाइट तक उड़ते हैं, 12 से 18 किलोमीटर। और इस एरिया में, इस हवा में जो टेम्परेचर है, देखो थोड़ा लॉजिक लगाओ तो टेम्परेचर जो अर्थ के पास, अर्थ जल्दी गर्म होती है, लैंड आपको पता जल्दी गर्म होता है। एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो एयर जल्दी हीटअप नहीं होती है। तो ऑब्वियसली जो लैंड से जो हवा टच कर रही है उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसके ऊपर वाली लेयर्स के मुकाबले। तो अगर हमें ये दिखना है कि टेम्परेचर ट्रोपोस्फियर में कैसे जा रहा है, तो बेसिकली वो ऐसे कम हो रहा है। यहां अगर यहां पे इतना टेम्परेचर है तो यहां पे आते आते ये कम हो रहा है। तो टेम्परेचर रेंज जो इसकी है 15 डिग्री सेल्सियस से -56.5 डिग्री सेल्सियस इसकी टेम्परेचर रेंज है। यानी कि कम होते होते ये -56.5 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है। और यहां पे अगर हम मान के चल रहे हैं कि चलो 15 डिग्री है, ठीक है, यहां पे पहुंचता है ये जो पॉइंट है, जो ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के मिलने का जो लेयर है उसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज। यहां पे कुछ हाइट तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, पॉज रहता है, तो ऐसे वर्टिकल लाइन बनती है। फिर क्या होता है, स्ट्रेटोस्फियर में फिर से ये टेम्परेचर बढ़ता है। बढ़ा, कितनी हाइट तक बढ़ा? 18 से 50 किलोमीटर तक, 11 से 50 किलोमीटर तक। यहां पे हमने 12 से 18 किलोमीटर की रेंज ली है, तो ऊपर हम कह रहे हैं कि ठीक है 11 मान लो, 11 से 50 किलोमीटर तक है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर बहुत ही बादल बादल यहां नहीं होते हैं, बहुत ही प्लेन बादल सारे ट्रोपोस्फियर में होंगे। ये बहुत स्ट्रीमलाइंड, बहुत ही क्लियर वेव्स यहाँ चलती हैं, हवाएं चलती हैं। एंड इसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ता है। ट्रोपोपॉज के बाद यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है। स्ट्रेटोस्फियर और मीजोस्फियर के जो मिलने का पॉइंट है, यहाँ पे भी कुछ हाइट तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो इसको बोलते हैं स्ट्रेटोपॉज,
कि जो स्ट्रेटोस्फीयर था वो कुछ टाइम के लिए रुका। फिर यहाँ पे ये जो आ गई मीजोस्फीयर, यहाँ पे जो मीटियोर्स होते हैं, मीटियोर्स का शार जो बाहर दूसरे प्लैनेट से कुछ पत्थर टूटकर इन अर्थ के एटमॉस्फेयर में गिरते हैं, वो जो पीछे आग छोड़ते हैं, यहाँ पे हमें चमकते हुए दिखते हैं कि कोई चमकती हुई चीज धरती की तरफ आती हुई गिर रही है, वो जो चमकते हुए मीटियोर्स हैं, उपग्रह बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो मीजोस्फीयर में होते हैं। एंड यहाँ पे टेम्परेचर बहुत जबरदस्त तरीके से गिरता है। जो ट्रोपोपॉज था उससे भी कम टेम्परेचर पे ये ड्रॉप होता है यहाँ पे टेम्परेचर, तो वेरी स्टीप ड्रॉप ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, फिर यहाँ पे पहुंचे। अब इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट थोड़ी पतली है, ये है 40-50 किलोमीटर से लेके 80 से 90। तो बेसिकली इसकी विड्थ कितनी हुई? 40 किलोमीटर्स। ठीक है, यहाँ पे भी अप्रोक्स 40 किलोमीटर था, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 15 कह लो, 10 से 15 किलोमीटर था। ठीक है, और ये है मीजोस्फीयर। अब मीजोस्फीयर जहां पे मीट कर रहा है थर्मोस्फीयर को, दैट इज कॉल्ड मीजोपॉज, कि भाई यहाँ पे भी कुछ टाइम के लिए टेम्परेचर हाइट के साथ बढ़ा या कम नहीं हुआ, कांस्टेंट रहा। फिर यहाँ पे जब ये थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर में एंटर करता है तब ये टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है ऐसे। ठीक है, फिर नहीं ये रुकता। थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर में कहीं टेम्परेचर यहाँ लेयर के मीटिंग पॉइंट पे चेंज नहीं होता है। ये जो इसकी जो विड्थ है, इसकी चौड़ाई है, वो है 80 to 90 किलोमीटर से लेके 800। तो आप देख रहे हो कितना ज्यादा, ऑलमोस्ट 790 किलोमीटर। तो दिस इज अ वेरी वेरी थिक लेयर, ये आपको ध्यान में रखना है। 790 नहीं होगा, 720 किलोमीटर कह लो आप। 720 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई है। और ऊपर हम देखते हैं एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर तो उससे भी ज्यादा, जो भी सैटेलाइट्स हमारी घूम रही हैं अर्थ के आसपास वो एक्सोस्फीयर में है। और 800 से 3000 यानी कि ऑलमोस्ट 2800 किलोमीटर की इसकी थिकनेस है। थिकनेस आप देखो, जितने जितने पास था वो थिकनेस कम थी, और ऊपर जाते जाते थिकनेस बढ़ती जा रही है लेयर्स की। ठीक है, यहाँ पे आपके स्पेसशिप्स ट्रैवल करते हैं, यहाँ पे आपकी सैटेलाइट्स हैं, और इनफैक्ट थर्मोस्फीयर में आपकी जो रेडियो वेव्स हैं, जो आपके सिग्नल्स कैच करते हैं रेडियो के, तो वो यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं थर्मोस्फीयर में। तो रेडियो वेव्स इस एरिया में है, ये आप याद रखिए। ठीक है, तो ये हो गया, हमने एटमॉस्फेयर की लेयर्स देख रही कि हमारे एनवायरनमेंट में बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। एबायोटिक में सबसे पहले हमने हवा उठाई, और हवा को हमने एनालाइज किया कि धरती के ऊपर जो लेयर्स हैं हवा की वो क्या क्या है, कितनी थिकनेस है, क्या टेम्परेचर चल रहा है। ठीक है, फिर हम आते हैं, एटमॉस्फेयर हमने देख लिया। अब हम देखते हैं लिथोस्फीयर। लिथो मतलब क्या होता है? लिथ, आपने एक वर्ड सुना होगा, हिस्ट्री में पढ़ते हो आप, मोनोलिथ। ठीक है, जैसे कैलाशनाथ टेम्पल जो है, जो महाराष्ट्र में है, उसको कहते हैं कि मोनोलिथ। मोनो मतलब होता है वन, लिथ मतलब होता है रॉक। तो जो वो कैलाशनाथ टेम्पल है महाराष्ट्र में, वेरी फेमस साइट, वो एक ही पत्थर, एक ही बहुत बड़े पत्थर को काट के, ऊपर से नीचे काट के बनाया गया। वो पूरा का पूरा मंदिर एक पत्थर को काट के बनाया गया, उसमें कोई जोड़ नहीं है। तो इसलिए उसको मोनोलिथ कहा गया कि एक रॉक का बना हुआ है। तो लिथ मतलब होता है रॉक। यहाँ पे लिथोस्फीयर का मतलब है जो भी धरती पे पत्थर हैं, जो जमीन है सारी, ठीक है, पहाड़, जमीन, वो सारी लिथोस्फीयर में आती है। यहां पानी आ गया तो दिस वुड बी पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो मतलब होता है वाटर, वैसे हाइड्रा होता है, हाइड्रो भी बोल सकते हैं। हाइड्रोस्फीयर कॉन्स्टिट्यूट जो भी, जहां भी धरती पे पानी है, पानी के जो भी स्रोत हैं, पानी जहां भी पड़ा हुआ है, उन सबको मिला के जो हमारा बन रहा है हाइड्रोस्फीयर।
और इसमें वाटर साइकिल भी इसी को ही बोलते हैं, ठीक है। वाटर कहीं भी पड़ा है, समुद्र में पड़ा है, नदियों में पड़ा है, ग्राउंड वाटर में पड़ा है, हवा में पड़ा है, दैट इज पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। तो हमने देख लिया है लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड देन वी हैव बायोस्फीयर। क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स, जो हमारे लिविंग बीइंग्स हैं, जो धरती पर रहते हैं, हमारे आसपास के वातावरण में हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आता है? देखो, बायोटिक कंपोनेंट्स में सबसे पहले हम देख लेते हैं एनिमल्स आ गए, प्लांट्स आ गए, इंसेक्ट्स आ गए, जो भी हमारे लिविंग बीइंग्स हैं, ठीक है, वो आते हैं हमारे बायोटिक कंपोनेंट में। और इसकी हमने बायोलॉजी वाले चैप्टर में, जब हम बायोलॉजी पढ़ रहे थे, वहां हमने डिटेल में स्टडी करी थी। यहाँ पे हम थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं कि एनवायरनमेंट में पोल्यूटेंट्स कौन से हैं। देखो, हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आजकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी मसले हैं, पोल्यूशन का है, ग्लोबल वार्मिंग का है, दिल्ली में इतना पोल्यूशन है, तो उससे रिलेटेड वो कॉन्सेप्ट्स हम देखते हैं। बायोटिक हम कवर कर चुके हैं बायोलॉजी की क्लासेस में। एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, अब देखो पोल्यूशन की क्या डेफिनेशन होती है, व्हाट डू यू मीन बाय पोल्यूशन? एक ऐसी चीज, एक ऐसा पार्टिकल कह लो, ऑब्जेक्ट कोई भी, जो वहां पे मौजूद है जहां उसकी जरूरत नहीं है। इट इज अनडिजायरेबल। हवा में क्या डिजायरेबल है? अगर हवा में ऐसे कण पड़े हैं जिसकी हवा में जरूरत नहीं है और वो उस एरिया को, उस चीज को डिस्टर्ब कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, देन दैट थिंग इज कॉल्ड पोल्यूटेंट। अगर हम एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स की बात करें तो वी हैव टू कैटेगरीज। वन इज प्राइमरी पोल्यूटेंट। प्राइमरी पोल्यूटेंट वो होते हैं जो सोर्स से निकलते हैं, जो पोल्यूटेंट, ठीक है, सोर्स से कोई केमिकल निकला, सबसे पहला जो केमिकल कंपाउंड बना, दैट इज प्राइमरी। उसको जो कॉम्बिनेशन, उसके अगर आगे कोई और रिएक्शन होता है, वो 3-4 प्राइमरी कंपाउंड्स, प्राइमरी जो पोल्यूटेंट्स मिलके कोई और जो पोल्यूटेंट बना रहे हैं, दोज पोल्यूटेंट्स आर कॉल्ड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, ठीक है। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट कौन से हो गए? सल्फर डाइऑक्साइड। आप व्हीकल्स लाते हो, व्हीकुलर जो पोल्यूशन है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, कार्बन की ऑक्साइड्स निकल रही है, नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स निकल रही हैं, सल्फर है, ठीक है। तो ये जो सारे पोल्यूटेंट्स हैं जो डायरेक्ट सोर्स से निकल रहे हैं एज अ पोल्यूटेंट, दीज आर प्राइमरी पोल्यूटेंट, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सेकेंडरी का एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो जैसे ओजोन है, ओजोन भी ऑक्सीजन प्लस नेसेंट ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ओजोन बनती है, राइट। तो ये शुरू में स्रोत से ही निकला हुआ पोल्यूटेंट नहीं है, ये क्रिएट होता है कुछ रिएक्शंस होने के बाद। एंड ऐसे ही परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट भी है, पैन कहते हैं इसको, पैन आप याद रख सकते हो। तो बस आप डेफिनेशन याद रखें कि व्हाट आर प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड व्हाट आर सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, ठीक है। अब देखो, ओजोन है, यहाँ पे बनती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड डायरेक्टली रिलीज हो रहे हैं, तो दीज आर प्राइमरी पोल्यूटेंट। सल्फर डाइऑक्साइड, वॉल्केनोस के इरप्शन में सल्फर बहुत निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड, तो वो उसका डायरेक्ट सोर्स हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्टील और आयरन इंडस्ट्री, देखो ये सवाल बड़े आते हैं कि इज इट अ पोल्यूटेंट, इज इट नॉट। वो होता है पोल्यूटेंट जो अनडिजायरेबल है, जो जहां होना चाहिए, मतलब जहां नहीं होना चाहिए वहां वो प्रेजेंट है, दैट इज पोल्यूटेंट। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री में कौन से पोल्यूटेंट्स हैं? देखो, लाइन से आप सारे बोल दोगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, SO, NO, ठीक है। फिर पैन मैंने आपको बताया दैट इज अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट। फिर लेड आ गया, निकल आ गया, कैडमियम आ गया, ठीक है। दीज आर हेवी मेटल्स, एंड ये जो हैवी मेटल्स आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्री में से रिलीज होते हैं, ये नुकसानदेह हैं, दीज आर टॉक्सिक एंड दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड पोल्यूटेंट, ठीक है। एयर में ये वाले हैं, कोई भी स्टील की इंडस्ट्री जब आप लगाते हो तो 3 तरह के पोल्यूशन क्रिएट कर रही है वो, एयर, वाटर और सॉइल। जो धुआं निकल रहा है ऊपर से वो एयर पोल्यूशन कर रहा है, उसमें आपके ये हैवी मेटल्स हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, ये सब हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गई।
वाटर में क्या जा रहा है, जो भी उसका वेस्ट निकलता है पीछे से, ठीक है, स्लरी होती है, वेस्ट निकलता है, वो ये नदियों में, वाटर बॉडीज में रिलीज करते हैं। और जो हमारा पोल्यूशन बोर्ड है, जितने भी स्टेट लेवल पे हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, उन्होंने ये कहा हुआ है कि कोई भी इंडस्ट्री जब वेस्ट अपना डिस्चार्ज इंडस्ट्री का रिलीज करती है वाटर बॉडीज में, देन दैट शुड बी ट्रीटेड वाटर। ट्रीटेड मतलब कि उसमें से आप जो पोल्यूटेंट्स हैं उनको फिल्टर आउट करके साफ पानी ही वाटर बॉडीज में रिलीज करोगे। क्यों? क्योंकि जो वाटर बॉडीज में जो अपनी एक लाइफ है, इकोसिस्टम है, वहाँ पे मछलियाँ रहती हैं, वहाँ पे पेड़ पौधे रहते हैं, वहाँ पे बहुत सारा के बैक्टीरिया पनपते हैं जो आर गुड फॉर दैट इकोसिस्टम, जो उस इकोसिस्टम को सस्टेन कर रहे हैं, वो इफेक्ट नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इनको बोला जाता है कि आप ट्रीटेड, बट इंडिया में बहुत ऐसे केसेस हैं कि ट्रीटेड वाटर नहीं डिस्चार्ज किया जाता है। अब यमुना का केस ले लो, यमुना में इतनी इंडस्ट्री, पूरी दिल्ली की जितनी इंडस्ट्रीज हैं, उसका पोल्यूशन सारा, वाटर पोल्यूशन सारा डिस्चार्ज यमुना में आता है। यमुना में देखना आप कितना बुरा हाल होता है, झाग बन जाती है जून जुलाई के टाइम पे। तो वाटर पोल्यूटेंट्स हैं, कौन कौन से हैं? ऑयल हो गया, मेटल्स हो गए, एसिड्स हो गई, सल्फाइड, सल्फेट्स, जो भी केमिकल्स पानी में मिलते हैं इंडस्ट्री में और पानी से रिलीज हो रहे हैं बाहर, दोज आर वाटर एंड सॉइल पोल्यूटेंट्स। ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर हम गैसियस एयर पोल्यूटेंट्स, हमने यहाँ पे एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री की बात करी, अब हम एक जनरल ओवरव्यू लेते हैं, गैसियस पोल्यूटेंट्स की बात करते हैं। ये एरिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अकेले अकेले केमिकल पे पूछ लिया जाता है कि भाई ये कैसा नुकसान पहुंचाता है, तो हम देख लेते हैं। देखो, गैसियस पोल्यूटेंट्स को हमने ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, 3 चीज़ों में कैटेगराइज किया है। सबसे पहले हम ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर देख लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, डाई मतलब 2, तो SO2 की बात हो रही है। ये क्या है? अभी बताया आपको, दिस इज अ प्राइमरी पोल्यूटेंट जो डायरेक्टली सोर्स से निकल रहा है। ये एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के लिए हार्मफुल है, बिकॉज देर आर सम थिंग्स विच आर हार्मफुल ओनली फॉर अस एंड नॉट फॉर एनिमल्स। ठीक है, बट दिस इज अ टॉक्सिक मटीरियल विच इज हार्मफुल फॉर बोथ। एंड किस चीज़ को अफेक्ट करता है? देखो, जनरली अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप ये समझो कि कोई भी एयर पोल्यूटेंट जो होता है वो आपकी सांस में आएगा, और सांस में अनडिजायरेबल है, इट्स अ पोल्यूटेंट, तो एयर पोल्यूटेंट सारी आप दमे की, एस्थमा की, लंग्स की बीमारियां उससे कनेक्ट कर सकते हो। सिमिलर इज द केस हियर, कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो हो रही है, जैसे ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, एम्फाइजिमा, ये सारी लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, सांस लेने में दिक्कत आने वाली प्रॉब्लम्स हैं, तो ऑब्वियसली इसका जो कारण होगा, जाहिर है वो ऐसा एक एयर पोल्यूटेंट होगा जो एयर में मौजूद है और हमारे अंदर जा रहा है, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर है? प्लांट्स में क्या करता है? प्लांट्स में ये केमिकल जो क्लोरोप्लास्ट बनने का जो स्पीड है, जो प्रोसेस है, उसको स्लो करता है। ठीक है, एंड क्लोरोसिस, क्लोरोप्लास्ट जो होता है ग्रीन कलर देता है प्लांट्स को, जब क्लोरोसिस होता है तो उनका कलर ग्रीन नहीं रहता है। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि क्लोरोसिस किसके कारण हो रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण हो रहा है, और ये क्लोरोप्लास्ट बनने का जो स्पीड है, जो रेट है, उसको स्लो डाउन कर रहा है। ठीक है, फिर है इट इज हाईली कोरोसिव, कहीं पड़ जाए किसी बिल्डिंग पे, किसी मेटल पे, तो वो कोरोड होती है, वो उतरती है उसकी मेटल, बिल्डिंग्स को खराब करता है। मार्बल्स, अब देखो सल्फर डाइऑक्साइड की बात हो रही है, ये कन्वर्ट होती है केमिकल रिएक्शन के थ्रू सल्फ्यूरिक एसिड में। जो एसिड रेन की हम पढ़ते हैं, बात करते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड पानी से मिलके सन की प्रेजेंस में सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, और ये जब बारिश एसिड रेन की फॉर्म में हवा से गिर रही है, तो जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, आपकी स्किन भी खराब हो सकती है, बिल्डिंग्स खराब होती हैं, मेटल खराब हो रहा है। और इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि ताजमहल, ताजमहल का जो संगमरमर से बना हुआ है ये, वो मार्बल, वो संगमरमर भी खराब हो रहा है, वो भी एसिड रेन का शिकार हो रहा है, इस गैस का शिकार हो रहा है। फिर देखते हैं, रिएक्शन बताया है कि NO2 या H2O2, देखो H2O2 बहुत हानिकारक चीज होती है, जनरली ब्लीचिंग में
ब्लीचिंग पाउडर होता है उसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज होती है, तो दिस इज अ वेरी हार्मफुल केमिकल। H2O2 और NO2 की प्रेजेंस में सल्फर डाइऑक्साइड जो है सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होती है, एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड जब पानी से मिलती है तो वो बनती है सल्फ्यूरिक एसिड, जो मैंने आपको बताया एसिड रेन में कन्वर्ट होके हमारी सारी बिल्डिंग्स का नुकसान करती है। ये रिएक्शन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखिए कि हाइड्रोजन परऑक्साइड इसमें एक प्रोमोटर का काम कर रहा है, वो रिएक्शन को प्रमोट कर रहा है, ठीक है, एक्सपेडाइट कर रहा है। सेकंड है, हमने ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की बात करी। NO इज नाइट्रिक ऑक्साइड एंड NO2 इज नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड दोनों ही पोल्यूटेंट हैं, दोनों ही बहुत खतरनाक टॉक्सिक चीजें हैं। एंड ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड होती है ये दिखती नहीं है, कलरलेस, ओडरलेस, कोई स्मेल नहीं होती, दिखती नहीं है। ये प्रॉपर्टीज आप इसकी देख लो ध्यान से, ठीक है। एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है, जो ये वाली गैस है, दैट इज ब्राउन कलर की गैस, दिखती भी है और इसकी स्मेल बड़ी पंजेंट, बड़ी भद्दी स्मेल होती है, आप सूंघ नहीं पाते हैं, आपको सफोकेट करेगी ये, ठीक है। एंड ये जो दोनों पोल्यूटेंट्स हैं, कोई भी ऑक्साइड है नाइट्रोजन की, दैट विल बी अ पोल्यूटेंट इन ट्रोपोस्फियर, जो फर्स्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, जो लैंड से लगती है, ठीक है, यहां पे इट एक्ट्स एज अ पोल्यूटेंट, ठीक है। फिर हम देखते हैं जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसको हम बोल रहे हैं कि पंजेंट स्मेल है, ब्राउन कलर की गैस है, ये क्या करती है, लिविंग टिश्यूज पे अटैक करती है। इट अटैक्स योर लीवर एंड किडनीज ऑल्सो, और ये बनाती है नाइट्रिक एसिड। यहाँ पे ये देखो, एसिड रेन में दो तरह की एसिड्स बनती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड पानी से मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बना रही है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी पानी से मिलकर नाइट्रिक एसिड बनाती है, ठीक है। और ये दोनों एसिड्स हैं, तो जब ये एसिड बिल्डिंग्स पे गिरती है, पेड़ों पे गिरती है, तो झुलस जाती हैं, ठीक है। ये हो गया। अब दोनों का रोल है एसिड रेन में, ये आपने याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन्स की बात कर लेते हैं। देखो, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फाइड हमने पढ़ लिया, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हमने पढ़ लिया, अब कार्बन्स की बात कर लेते हैं। हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम मिलके जो भी कॉम्बिनेशन में कंपाउंड्स बन के आ रहे हैं, हम उसकी बात करते हैं। दे आर ऑल्सो अ काइंड ऑफ पोल्यूटेंट, ठीक है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मीथेन का अगर हम एग्जाम्पल ले, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन में मैंने आपको बताया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ पोल्यूटेंट, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स में मीथेन। अब देखो, बोला जाता है कि एग्रीकल्चर, इंडिया इज एन एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री, ठीक है। हर घर में, हर जगह किसी न किसी की थोड़ी बहुत ज़मीन होती है जहाँ लोग खेती करते हैं। बहुत सारे स्टेट्स हैं इंडिया में जहाँ खेती होती है। तो हमारी बेसिक जो इंडस्ट्री है, इकोनॉमी है, दैट इज एग्रीकल्चर बेस्ड। और एग्रीकल्चर पे कहते हैं सबसे बड़ा जो पोल्यूटेंट निकल रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो हमारा ग्रीन हाउस गैस बना रहा है, दैट इज मीथेन। एंड हाउ कम मीथेन? मीथेन, जब भी कोई लाइव स्टॉक है, ठीक है, जैसे कोई गाय भैंस है, जब वो चरती है, तो देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड रूमिनेशन, जिसको आप कहते हो जुगाली करती है, राइट। जब वो जुगाली करती है, अपने यहाँ मुंह में रख के चबाती रहती है, तो इट रिलीजेस मीथेन, मीथेन रिलीज हो रही है उसके मुंह से, ठीक है। इसके साथ साथ जब वो एक्सक्रीट कर रही है, वेस्ट डिस्चार्ज हो रहा है, तो जो गोबर होता है उसमें भी काफी हद तक मीथेन होता है। तो जितने हमारे पशुपालन इंडस्ट्री है, जो भी हमारी डेयरी इंडस्ट्री है या जो मीट इंडस्ट्री है, वहां पे मीथेन का डिस्चार्ज काफी हाई लेवल पे है, एंड इट्स अ ग्रीन हाउस गैस, वेरी डेंजरस। तो दिस इज ऑल्सो पोल्यूटेंट, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की पोल्यूटेंट है ये। एंड ये जो ऐसी गैसेस है, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं, दे आर कार्सिनोजेनिक, मतलब इससे कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। एंड ये क्या करती हैं? प्लांट्स की जो लीव्स हैं उसको खराब करती हैं, प्लांट्स के जो टिश्यूज हैं, प्लांट्स को डैमेज करती हैं ये हाइड्रोकार्बन्स। एंड जब ये रिएक्ट करती हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के साथ, तो ये बनते हैं इसके साथ सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, ठीक है। बताया था आपको, प्राइमरी जो सोर्स से प्रोड्यूस हो या सेकेंडरी जो आपस में कॉम्बिनेशन में
बन रहे हैं, तो जब हाइड्रोकार्बन्स और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन मिक्स होके कंपाउंड बन रहा है विच इज ऑल्सो पोल्यूटेंट, दीज आर सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। अब हम देखो पोल्यूटेंट्स की हमने काफ़ी बात कर ली मोटी मोटी, हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं एयर पोल्यूशन को, या सरकार कैसे कंट्रोल कर रही है एयर पोल्यूशन को? तो देखो बहुत सारी टेक्नोलॉजी है हमारे पास, बहुत सारे तरीके हैं। फर्स्ट है कि हम जो भी हार्मफुल केमिकल है, कार्बन मोनोऑक्साइड है या ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, उसको हम कुछ रिएक्शंस करवा के दो हार्मलेस लेस हार्मफुल कह लो, कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो इज नॉट अ गुड गैस, तो दिस इज लेस हार्मफुल दैन कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हमारी कोशिश रहेगी कि जो भी केमिकल्स हो रहे हैं उसको किसी तरह रिएक्ट करवा के हम कार्बन डाइऑक्साइड या पानी में कन्वर्ट करा दें। पानी तो है ही, नुकसान है नहीं इसका। डाइऑक्साइड इज लेस हार्मफुल दैन मोनोऑक्साइड। तो ये हमारी कोशिश रहती है। तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हम कर सकते हैं जिससे हम जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं उसको इन दोनों कंपाउंड्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। सेकेंड है कि हम एब्जॉर्बर्स लगा लें। देखो एब्जॉर्बर्स में क्या होता है कि तुम उससे कोई गैस पास कराते हो, एयर है, एयर में पोल्यूटेंट्स है, तो ये एब्जॉर्बर जो होते हैं, ये जो टॉक्सिन्स है वो इसमें सेटल हो जाते हैं, वो इसमें चिपक जाते हैं और फिर क्लीन एयर साइड से निकलती है। ठीक है, दीज आर एब्जॉर्बर्स। या फिर फैब्रिक फिल्टर्स, कोई बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी के फैब्रिक्स बने, आपका कपड़ा नहीं, कॉटन का फैब्रिक नहीं, दीज आर स्पेशल फैब्रिक्स जो कि डस्ट को या किसी भी तरह के पार्टिकल्स हैं, अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, उसको छानने में, उसको फिल्टर करने में काम आते हैं। तो एक हो गए एब्जॉर्बर्स, एक हो गए फैब्रिक फिल्टर्स, एंड लास्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स। इसमें क्या होता है, जो भी एरोसोल्स हैं, एरोसोल्स मतलब बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स हवा में, जैसे कि डस्ट हो गई, मिस्ट हो गई, फ्यूम्स हैं, बहुत ही बारीक पार्टिकल्स हैं, इसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में घुमाते हो तो उसमें चार्ज प्रोड्यूस होता है। ठीक है, स्टैटिक चार्ज जो हम बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये फिर उस प्रेसिपिटेटर में नीचे रह जाते हैं, बैठ जाते हैं, और हवा जो होती है क्लीन एयर नीचे से निकल जाती है। ठीक है, तो दीज आर द थ्री मेथड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, एब्जॉर्बर्स या फैब्रिक फिल्टर्स। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं जनरली केमिकल इंडस्ट्रीज में या किसी भी इंडस्ट्री में जब आपको सरकार का कहा मानना होता है कि हाँ इतने से ज़्यादा हमारी इंडस्ट्री पोल्यूशन नहीं क्रिएट कर सकती, तो ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स लगते हैं ऊपर, यहाँ पे लगते हैं कि आपका जो धुआं है वो पोल्यूटेंट्स नहीं जाना चाहिए उसमें, तो यहाँ पे आप फिल्टर करके ही वो साफ धुआं या कम पोल्यूटिंग धुआं छोड़ सकते हो। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि पोल्यूशन जो हो रहा है उसके क्या नुकसान हो रहे हैं। देखो सबसे जो बड़ा मुद्दा आज की तारीख में वो चल रहा है, दैट इज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग अगर हो गई तो 6th मास एक्सटिंक्शन, मतलब जैसे डायनासोर्स की पूरी आबादी खत्म हुई थी धरती से, वैसे ही ह्यूमन सिविलाइजेशन, ह्यूमंस की जो अभी पूरी पॉपुलेशन है अर्थ पे, एंड उसके साथ जो भी लिविंग बींग्स हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि हम उसमें जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। ग्रीन हाउस गैसेस मैंने आपको बताया, मीथेन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये चीजें, ये जो पोल्यूटेंट्स पैदा हो रहे हैं इससे ही वार्मिंग बढ़ रही है। दे आर क्रिएटिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, और वार्मिंग बढ़ रही है तो आपको पता है COP की मीटिंग्स हो रही हैं कि कहते हैं कि 1.5 गुना से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए, सॉरी 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अगर बढ़ गया बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी तो वी मे बी फेसिंग अ 6th मास एक्सटिंक्शन। ठीक है, एसिड रेन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नाइट्रिक ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक ऑक्साइड जो है वो एसिड की फॉर्म में उसकी बारिश होती है, तो दे स्पॉइल, दे कोरोड द बिल्डिंग्स एंड मेटल्स। ठीक है, फिर देखो लेड, ऑटोमोबाइल्स का जो पोल्यूशन निकलता है, जो व्हीकुलर पोल्यूशन निकलता है उसमें लेड होता है। पेट्रोल में ना लेड की क्वांटिटी होती है, तो जब पेट्रोल जलता है तो जो हमारा एग्जॉस्ट निकल रहा है, पीछे से धुआं निकल रहा है जो व्हीकल्स में से, उसमें लेड होता है। आपने सुना होगा अनलेडेड पेट्रोल भी होता है, थोड़ा महंगा होता है। तो वो जो लेड है इट्स हैवी मेटल एंड इट्स अ वेरी बिग पोल्यूटेंट।
बहुत बहुत इशू है इसके। एनीमिया होता है, ब्रेन पे सीधा अटैक करता है ये, एंड इससे डेथ भी हो सकता है, इट्स फेटल ऑल्सो। तो दैट्स व्हाई पीपल गो फॉर अनलेडेड पेट्रोल ऑल्सो। मैनी फंजीसाइड्स, देखो आप पेस्टिसाइड्स जो यूज करते हो खेतों में, उसमें कभी कभी आप फंगीसाइड्स भी यूज करते हो, राइट? अब ये जो फंगीसाइड है इसको कुछ लिमिटेड मात्रा में ही यूज करना होता है, बिकॉज दीज आर हार्मफुल। इसका अगर आप ज़्यादा यूज करोगे अपने खेतों में, तो जो फार्मर्स, जो किसान छिड़क रहे हैं, वो ये सूंघ लेते हैं, ठीक है? एंड इससे उनके डेथ भी हो सकती है, उनका नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, ठीक है? तो दिस इज ऑल्सो वेरी डेंजरस थिंग। फिर डीडीटी का आपने बहुत सुना होगा कि डीडीटी का पहले स्प्रे होता था, एंड दैट एक्चुअली अफेक्टेड द पॉपुलेशन ऑफ वल्चर्स इन इंडिया। धीरे धीरे पता चला कि वल्चर्स क्यों मर रहे थे। जो डीडीटी है ये इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट है, ये वाटर बॉडीज में, नदियों में डिस्चार्ज की जा रही थी। नदियों में क्या हो रहा था, नदियों में इसकी क्वांटिटी कम थी, 0.003 पार्टिकल पर मिलियन, ठीक है? बट होता क्या है, वाटर बॉडी में थी, ये पानी में थे जू प्लैंकटन, उन्होंने पानी पिया या इनको खाया, डीडीटी इनके अंदर चली गई। जू प्लैंकटन को किसी छोटी मछली ने खाया। अब देखो डीडीटी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी, क्योंकि जो जू प्लैंकटन है, जो छोटी मछली जू प्लैंकटन को खा रही है, वो एक को नहीं खा रही। एक मछली जो है, ठीक है, एक मछली जो है वो मान लो 100-200 जू प्लैंकटन खा रही है, और एक जू प्लैंकटन में है 0.04 पार्टिकल पर मिलियन। और ऐसे अगर 100 जू प्लैंकटन वो खा रही है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर डीडीटी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है एक मछली के अंदर। वो एक मछली में हो गई कॉन्सेंट्रेशन मान लो 0.5। अब ऐसी 100 मछलियां खा ली एक बड़ी फिश ने, ठीक है? कहते हैं ना कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, वो एक मछली नहीं खाती है क्योंकि वो बड़ी है, तो वो ऐसी 100 मछलियां खा गई। तो उस एक बड़ी मछली के अंदर डीडीटी कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ गई, 2 हो गया, 2 पार्टिकल्स पर मिलियन। एंड फिर जब उस एक बड़ी मछली को वल्चर ने खाया, वल्चर भी एक मछली नहीं खा रहा, वो बहुत सारी खा रहा है, तो फिर वल्चर के अंदर डीडीटी और बढ़ गई, इतनी ज्यादा बढ़ गई, 25 पार्टिकल्स पर मिलियन। एंड इसलिए आपने देखा कि वल्चर्स की पॉपुलेशन ड्विंडल करने लग गए, वल्चर्स मरने लग गए थे, उनकी नेक ड्रॉप हो जाती थी, एंड दे यूज्ड टू डाई। तो जब ये स्टडी करी तो पूरा पता चला कि डीडीटी उनकी फूड चेन में घुस चुकी है, और यहाँ पे इट वाज नॉट हार्मफुल, ठीक है? कुछ उन्होंने कंडीशन लगाई होगी, तो इंडस्ट्रीज वर कंप्लाइंग बाय दैट कि हाँ हम तो बहुत कम छोड़ रहे हैं। बट जब ये फूड चेन ऐसी जा रही है, तो फाइनली यहां से जब इधर पहुंची डीडीटी, तो एक वल्चर के अंदर बहुत ज्यादा डीडीटी पहुंच गई। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, ये जो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, दिस इज कॉल्ड बायो मैग्निफिकेशन। बायो मतलब लिविंग बींग्स, मैग्निफिकेशन मतलब बड़ा होना। तो लिविंग बींग्स में डीडीटी की कॉन्सेंट्रेशन फूड चेन में जैसे जैसे ऊपर चढ़ी तो बढ़ती गई, इसीलिए डीडीटी हैज बीन बैंड, बहुत पहले बैन हो चुकी है, अब ये आप कहीं भी यूज नहीं कर सकते, ठीक है? ये यूज होती थी स्प्रे, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स में। ये हो गया आपका। एक ये बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, आपने सुना होगा बहुत पहले जब मायावती जी की सरकार थी यूपी में, तब ये न्यूज आई थी कि मार्बल कैंसर, कहते हैं कि जो ताजमहल का जो मार्बल है, जो संगमरमर है, श्वेत संगमरमर, ताजमहल की खासियत यही है कि पूरा का पूरा श्वेत संगमरमर, सफेद रंग के संगमरमर से बना हुआ है, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ ताजमहल। बट हुआ क्या कि ये आगरा में सिचुएटेड है, आसपास की जो इंडस्ट्रीज हैं, आसपास जो पोल्यूशन हो रहा है, उससे इसका जो श्वेत है, सफेद रंग है, वो पीले में कन्वर्ट होने लग गया, उसका संगमरमर भी कोरोड हो रहा है, वो खराब हो रहा है पोल्यूशन के कारण। एंड इसलिए बोला गया कि भाई इस मार्बल को ना, मार्बल कैंसर हो गया है, इस ताजमहल को कैंसर हो गया है, दिस वाज कॉल्ड। और बहुत सारे फिर सरकार ने स्टेप्स, जब साइंटिस्ट ने ये चीज हाईलाइट करी कि भाई ऐसे होता रहा तो संगमरमर तो कल को बिल्कुल ब्राउन हो जाएगा, फिर ब्लैक हो जाएगा, तो
स्टेप्स लिए गए थे। स्टेप्स में क्या, कुछ आसपास की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उस पर काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, और इस एरिया में आगरा में जो व्हीकल्स आप चलाते हो उस पे भी लिमिट है, पोल्यूशन उनके चेक होते हैं। एंड थोड़ी सिचुएशन इम्प्रूव हुई थी फाइनली, बट दिस लुक एट द लेवल एक्सटेंट ऑफ पोल्यूशन वी आर फेसिंग, कि हमारा जो वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में चीज़ काउंट होती है, अ नॉन लिविंग बींग, हाउ इज दैट गेटिंग इफेक्टेड बाय पोल्यूशन। और फिर अगर ये इफेक्ट हो रहे हैं तो हम लिविंग बींग्स तो हो ही रहे होंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कॉन्सिक्वेंस में हम एक लास्ट देख लेते हैं, पर्टिकुलेट्स। पर्टिकुलेट्स भी वही होते हैं कि बहुत छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स या लिक्विड पार्टिकल्स, दे कैन बी लिक्विड ऑल्सो एंड सॉलिड ऑल्सो। ये जो हवा में तैरते हैं, ये जब हवा में सस्पेंडेड रहते हैं, नीचे नहीं गिरते हैं, ये होते हैं पार्टिकुलेट्स। इसको बोलते हैं मिस्ट, डस्ट, ठीक है, धुआं हो गया, मिट्टी हो गई, जो भी हवा में सस्पेंडेड है, नीचे नहीं गिरी, इतने छोटे पार्टिकल हैं कि ये नीचे नहीं गिरते, हवा में फ्लोट करते रहते हैं। एंड दीज आर पर्टिकुलेट्स। ये जब हमारी सांस में आते हैं, देन वी फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, डिजीजेस होती हैं। कैसी कैसी प्रॉब्लम्स होती हैं? न्यूमोकॉनियोसिस। न्यूमोकॉनियोसिस एक बीमारी है जो कि होती है कोल की डस्ट। कोल माइन में लोग जो मजदूर काम कर रहे हैं, दे जनरली सफर फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, और उनके लंग्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, ख़राब हो जाते हैं। फिर है सिलिकोसिस। सिलिकन, सिलिका डाइऑक्साइड जो है, अगर ये आप इनहेल कर रहे हो, सॉरी, ठीक है, तो इससे आपको ये सो दीज आर ऑल पर्टिकुलेट्स जो अगर आप इनहेल कर रहे हो तो आपको यही दिक्कतें आ रही हैं। ब्लैक लंग डिजीज, वर्कर्स ऑफ कोल माइंस, उनके अगर एक्सरे करते हैं जब लंग्स का देखते हैं तो काले पड़ जाते हैं उनके गुर्दे, सॉरी उनके लंग्स, तो दिस इज ऑल्सो प्रॉब्लम। वाइट लंग डिजीज टेक्सटाइल वर्कर्स में। अब वाइट क्यों? टेक्सटाइल में रुई यूज होती है, रुई वाइट कलर की होती है, तो वो जब वो इनहेल कर रहे हैं इंडस्ट्री में, तो उनके जो, जब वो कपड़ा बना रहे हैं, जब वो यान से धागा बना रहे हैं, वो धागा बन रहा है, कपड़ा बन रहा है, तो बड़े महीन कॉटन के रोए हवा में उड़ते रहते हैं, और वो जब आप 10-10 घंटे 12-12 घंटे रोज काम कर रहे हो तो आप उनको इनहेल करते हो, एंड वो आपके लंग्स में सेटल हो रहे हैं, और लंग्स के जो एल्व्यूलाई होता है, लंग्स में जो फिल्टर्स लगे हुए हैं, वो भी इतनी छोटे पार्टिकल्स को फिल्टर नहीं कर पाते हैं, एंड वाइट हो जाते हैं लंग्स अंदर से, अगर आप एक्सरे करके देखोगे। दिस इज द प्रॉब्लम। फिर आता है बाइसिनोसिस। बाइसिनोसिस में क्या हो रहा है कि आप कॉटन फाइबर की डस्ट ले रहे हो, इसमें भी कॉटन फाइबर है, दोनों में ये है, ठीक है, तो इसमें भी कॉटन फाइबर की जो डस्ट वाला पार्ट है, फाइबर की डस्ट है जो, उससे हो रहा है। सो दीज आर ऑल द प्रॉब्लम्स जो बहुत ही महीन पार्टिकल्स के कारण होती है, एंड दिस इज वेरी डेंजरस फॉर अस। ये आप याद रख लेना, ब्लैक लंग डिजीज, वाइट लंग डिजीज, कौन से पोल्यूटेंट्स की बात हो रही है। फिर हम देख लेते हैं सॉइल पोल्यूशन। देखो सॉइल पोल्यूशन का क्या मतलब है, क्या मिट्टी भी पोल्यूट होती है? यस, सॉइल पोल्यूटेंट, देखो मैंने पोल्यूटेंट की पहले ही आपको डेफिनेशन दी थी कि व्हाट इज पोल्यूटेंट, जो अनडिजायरेबल है, कोई भी चीज़ जिसकी हमें वहाँ ज़रूरत नहीं है और वो वहाँ मौजूद है और वहाँ का माहौल ख़राब कर रही है, दैट इज़ अ पोल्यूटेंट। तो सॉइल की जो नेचुरल, मान लो आप एसिडिटी है या अल्कलाइन है या जो भी उसकी नेचुरल कॉम्पोजिशन है, उसमें हम आर्टिफिशियली कुछ भी डाल रहे हैं जिससे सॉइल की नेचुरल कॉम्पोजिशन बदल रही है, ठीक है, उसको बोला गया है पोल्यूटेंट। कैसे पोल्यूटेंट है? पोल्यूटेंट्स को उन्होंने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, एक तो है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब क्या है? अगर सॉइल की प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो रही है, जैसे कि फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स डाल रहे हो, तो सॉइल की प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो रही है, तो वो पॉजिटिव सॉइल पोल्यूटेंट हुआ, यानी कि फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स। अगर इफ इट इज रिड्यूसिंग ड्यू टू सॉइल इरोजन और ओवर यूज, दिस इज नेगेटिव। मतलब सॉइल में से कुछ हटा रहे हो, इरोजन हो रही है, दैट इज नेगेटिव। एंड उसमें कुछ आप ऐड कर रहे हो, केमिकल्स ऐड कर रहे हो, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स, जो भी, तो उससे अगर उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है तो दैट इज पॉजिटिव। समथिंग इज बीइंग एडेड एज अ पोल्यूटेंट, तो दैट इज पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो कन्वर्जन ऑफ फर्टाइल लैंड टू बैरन लैंड, एक लैंडस्केप पोल्यूशन भी होता है। देखो
ये जो आपने देखा होगा दिल्ली करनाल बाईपास के बाहर एक बहुत बड़ी लैंडफिल है। जब आप दिल्ली करनाल बाईपास से दिल्ली पे एंटर करते हो ना, तो स्मेल आती है, आपके बस के एसी, कार के एसी भी फेल हो जाते हैं। एंड ये इतनी बड़ी लैंडफिल है, इसके ऊपर चीलें घूम रही होती हैं, दूर दूर तक आपको दिखती हैं। एंड दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम ऑफ दिल्ली। तो ये जो है इसने पूरा लैंडस्केप चेंज कर दिया, मतलब लैंडस्केप मतलब इतना पूरा फैला हुआ एरिया खराब किया हुआ इसने। एंड थी तो ये लैंडफिल। लैंडफिल क्या होता है कि भाई लैंड है ये, इसके अंदर आपने कूड़ा दबा दिया, ठीक है, और ऊपर से लेवल अप कर दिया, तो ये अंदर फिल किया गया। अब ये लैंड फिल से क्या बन गई है, लैंड हिल। जमीन के लेवल से बाहर पहाड़ बना हुआ है ये कूड़े करकट का, ठीक है। एंड इस पे कभी भी आग लग सकती है, क्योंकि मिथेन गैस रिलीज हो रही है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आग रिलीज हो सकती है। या इसके आसपास जो गरीब लोग रहते हैं या स्लम्स हैं, उनमें दिक्कत, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, उनको कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। एंड इसमें काफ़ी सारे टॉक्सिक जहरीले जो पदार्थ हैं, उससे और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो दिस इज़ अ वेरी डेंजरस सिचुएशन इन दिल्ली। इसी की बात हम यहाँ कर रहे हैं कि भाई लैंडस्केप पोल्यूशन, जब एक फर्टाइल लैंड था वो बैरन लैंड में कन्वर्ट हो गया, या फिर ऐसे हो गया, दैट इज फुल लैंडस्केप पोल्यूशन। एंड फिर आता है आपका पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स। ये तो आपने देखा ही है ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद क्या हालात हुए हैं पंजाब की ज़मीन के साथ। जितना जितना ये यूज़ किया, शुरू में कुछ साल 5-6 साल प्रोडक्टिविटी बढ़ी, बट उसके बाद क्या हुआ कि सॉइल की खुद की फर्टिलिटी इतनी ख़त्म हो गई कि अब तुम्हें हर फसल के साथ साथ इन सब चीज़ों की, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ती है। बढ़ानी पड़ी मतलब आपकी इनपुट कॉस्ट और बढ़ी, और प्रोडक्टिविटी आपकी टाइम के साथ इम्प्रूव नहीं हुई, वो डाउन जा रही है। तो ये जो था, दिस वॉज अ बिग प्रॉब्लम इन द फेलियर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। फिर आता है सॉइल वेस्ट, सच एज इंडस्ट्रियल वेस्ट, फार्म वेस्ट। सॉइल पोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो इंडस्ट्रियल से जो डिस्चार्ज आ जाता है, वाटर डिस्चार्ज, अगर वो वाटर बॉडी में जा रहा है तो वाटर पोल्यूशन हो गया। सॉइल में डिपॉजिट हो रहा है तो इट इज अ सॉइल पोल्यूशन। फार्म वेस्ट, फार्म में क्या है, आपके पराली होती है या गोबर है या कुछ भी है, वो आप जब सॉइल में डंप कर रहे हो तो दैट इज सॉइल पोल्यूशन। अपार्ट फ्रॉम दैट रेडियो एक्टिव वेस्ट, वो तो है ही। ये जब भी कोई एटॉमिक पावर प्लांट लगना होता है तो उसके रेडियो वेस्ट को कहाँ डंप करा जाए, कितनी सेफली डंप करा जाए, ये बहुत बड़ा इशू होता है। एंड रेडियो एक्टिव वेस्ट ज़रा सा भी लीकेज हो जाए तो यू नो व्हाट द कॉन्सिक्वेंसेस कैन बी। जेनेटिक प्रॉब्लम हो जाती है आपकी, पुश्ते दर पुश्तों तक ये बीमारी चलती है। तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो याद रखना कि रेडियो एक्टिव वेस्ट कम्स अंडर सॉइल पोल्यूशन, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या हम स्ट्रैटेजीज लेके चल रहे हैं एयर पोल्यूशन या सॉइल पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन से लड़ने की। तो स्ट्रैटेजीज में क्या हो सकता है, व्हाट डू यू थिंक हमें करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जो भी हम कूड़ा हमारे घर से हम कूड़े वाले को देते हैं, तो काफ़ी सारी पॉलिसीज चल रही हैं दिल्ली, गुड़गांव में, टियर 1 सिटीज़ में, कि दैट शुड बी सेग्रीगेटेड इनटू 3 डस्टबिन्स। याद होगा, एक में बायोडिग्रेडेबल होता है, जैसे केले के छिलके हो गए, किचन वाला वेस्ट हो गया, टमाटर के छिलके। एक में आपका होता है कांच हो गया, ठीक है, जो कि मॉडिफाई करके प्रोसेसिंग के बाद यूज़ कर सकते हैं। एक होता है जो हम एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि प्लास्टिक के बॉक्सेस हो गए, जिसको हम, जो भी आप स्विगी जोमेटो से लेके आते हो, ठीक है। तो अगर यहाँ पे सोर्स पे ही जहाँ से वेस्ट जनरेट हो रहा है, अगर उसी लेवल पे हम 3 भाग में डिवाइड करके अपने कूड़े वाले को दे रहे हैं, और वो डिवाइडेड ही अलग अलग फिर डिस्पोज कर रहा है उसको अपने हिसाब से, तो ये इससे अच्छी चीज़ नहीं हो सकती। जो लैंडफिल्स बनी हुई है वहाँ पे कूड़ा सारा मिक्स्ड है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, वहाँ पे ग्लास, वहाँ पे कूड़ा कचरा किचन वाला सब मिक्स हो रखा है। एंड उसको डिवाइड करना बहुत, उस लेवल पे बहुत मुश्किल हो जाती है। तो सरकार ने कहा था कि सोर्स लेवल पे ही डिवाइड किया जाए, ताकि आगे हम जो रिसाइकलेबल चीज़ें हैं, ग्लास है, उसको हम प्रोसेस कर सके, नया ग्लास बना लें, इसको प्लास्टिक को प्रोसेस करके नया प्लास्टिक बना लें, और इसको हम बायोडिग्रेड करके कंपोस्ट बना लें। हमारी वहाँ पे जो इतनी मेहनत लगेगी वो इजी हो जाएगी। दिस इज़ वन पार्ट। तो इसमें रिसाइकलिंग वाला पार्ट जो है,
कि जो भी हम मेटल यूज़ करते हैं, ठीक है, आपका मेटल का डस्टबिन है ऑफिस में, आपने डिस्पोज ऑफ किया, घड़ी है या स्टील के बर्तन हैं वो आपने डिस्पोज किए, ठीक है, या फिर कंबस्टिबल वेस्ट, अगेन इसमें केले के छिलके या फ्रूट्स के छिलके, वेजिटेबल्स के छिलके, वो चीज़ें आ गई। सीवेज ट्रीटमेंट देखो, अब आपका जो भी सीवरेज से वाटर बॉडीज में जा रहा है ये अनट्रीटेड, इससे वाटर बॉडीज पोल्यूट हो रही हैं। सिमिलर इज द केस विद इंडस्ट्रियल वेस्ट, वही चीज़ यहाँ अप्लाई होती है कि इतने घरों का, इतने पूरे शहर की जो सीवरेज है उसका जो वेस्ट जा रहा है, आपके टॉयलेट से होते हुए आपके किचन का वेस्ट है, सब कुछ जा रहा है सीवरेज में जा रहा है, तो दैट इज डिस्चार्ज इनटू द रिवर। बट रिवर में डिस्चार्ज करने से पहले आप उसको ट्रीटमेंट प्लांट में लेके आओ, पोल्यूशन जो वो क्रिएट करने वाला है पहले उसको कंट्रोल करो, फिर साफ पानी ही आपका वाटर बॉडीज में जाना चाहिए, आप गंदा पानी नहीं भेजोगे, दैट विल बी कॉस्टलियर टू द एनवायरमेंट को उसकी कीमत देनी पड़ेगी। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आपके लगने चाहिए, ऐसे कुछ होते हैं बहुत बड़े बड़े लेवल पे, तो ऐसे लगवाने की बात की जा रही है, बहुत कॉस्टली भी होते हैं। एंड रिसाइकल देखो, ऐसे प्लास्टिक की बॉटल्स प्रोसेस करके बड़े लेवल पे, जो आप बिस्लेरी की बॉटल यूज़ करते हो या किनले की बॉटल यूज़ करते हो, दे कैन बी प्रोसेस्ड अगेन, ठीक है। जो हमारी व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी आई अभी रिसेंटली, ठीक है, उसका भी यही पर्पस है कि स्क्रैप हमारे पास आए तो हम उसको प्रोसेस करके उससे कुछ और यूजफुल चीज़ें बना सकें और वो ऐसे वेस्ट कहीं पड़ा ना रहे। फिर है इंसिनरेशन का मतलब होता है कि आपने जो भी वेस्ट है आपका उसको जलाया, बर्न किया, प्रॉपर बर्न किया ताकि वो बिल्कुल खत्म हो गया। तो इंसिनरेशन पे सवाल भी आया हुआ है। इंसिनरेशन क्या होता है? ऑर्गेनिक मटेरियल को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर रहे हो आप, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल है, ऑर्गेनिक मतलब फल फ्रूट हो गए, सब्जियां होगी, ये सब चीजें। एंड इसमें केमिकल वेस्ट आ गए, बायोलॉजिकल वेस्ट, सारी चीजें आ गई। तो इसमें हम जैसे ओखला है दिल्ली में, इट्स इंसिनरेशन यूनिट है, वहां पे जला देते हैं एंड बहुत हाई टेम्परेचर पे जलाते हैं इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। ये याद रखना, एनएरोबिक नहीं है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है ये। सो इट इज एन एरोबिक प्रोसेस। इससे क्या होता है, उसको वॉल्यूम भी कंट्रोल होता है, जब वो जल गया, राख बन गई, थोड़ा सा रह गया, वॉल्यूम भी कंट्रोल होता है और फिर उसको डिस्पोज ऑफ करने में ईजी होता है। दिस इज वन सच प्लांट, ठीक है, ये क्लियर है। फिर लास्ट जो स्ट्रैटेजी है एयर पोल्यूशन या किसी भी तरह के पोल्यूशन को कंट्रोल करने की, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखो यहाँ पे हमने एक बैक्टीरिया की मदद ली है, ठीक है। अब जैसे कहा जा रहा है कि धरती पे जब कुछ डेकेड्स पहले प्लास्टिक का इजाद हुआ था तो लोग बहुत खुश हुए थे, इंडिया की वर्ल्ड की इकोनॉमी, वर्ल्ड के साइंटिस्ट बहुत खुश हुए थे कि देखो हमने एक ऐसी चीज़ बना ली है जिसको हम मोल्ड करके कुछ भी बना सकते हैं। प्लास्टिक का हम मग बना सकते हैं, बाल्टी बना सकते हैं। तो प्लास्टिक की उस टाइम जब इसका इजाद हुआ, जब इसकी इन्वेंशन हुई थी, तो इसको बड़ी रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन मानी जा रही थी। धीरे धीरे हमें पता चला कि जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक बहुत इंडस्ट्रीज में, हर इंडस्ट्री में काम तो आ रहा है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आ रहा है, बट अब जो फर्स्ट प्लास्टिक जनरेट हुआ था 1960s में या कभी भी, वो आज की तारीख में भी धरती पर पड़ा है, वो डीकम्पोज नहीं हुआ। तो प्लास्टिक की जो ये प्रॉपर्टी है कि वो डीकम्पोज नहीं होता, उसे बहुत साल लगते हैं, सैकड़ों साल लगते हैं डीकम्पोज होने में, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गया है। बट एट द सेम टाइम साइंटिस्ट क्या देख रहे हैं कि प्लास्टिक इतना बढ़ गया है कि ओशियंस में भरने लग गया है, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, और हमारे ब्लड में भी प्लास्टिक आ चुका है, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने ये देखा है कि प्लास्टिक की जो तादाद नेचर में इतनी बड़ी है, इसको काटने के लिए कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी काफ़ी सारे ओशियंस में पाए गए हैं, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन में, जो इस प्लास्टिक को खा के हजम करने की ताकत रखते हैं। अगर हम उन बैक्टीरिया को हार्वेस्ट करें, पालें, उनकी पॉपुलेशन बढ़ाएं, तो वो जितना भी सारे ओशंस में फैला हुआ प्लास्टिक है उसको ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। या वैसे लैंड पे जो प्लास्टिक का पोल्यूशन हो रहा है उसको ख़त्म कर सकते हैं। ऐसा ही एक बैक्टीरिया उनको मिला जो तेल को ख़त्म करता है, जो तेल को खा जाता है। अब देखो शिप्स चलते हैं, पेट्रोल उसमें स्टोर्ड होता है,
जब शिप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि उसमें से ऑयल लीक हो जाए। अब शिप में जब ऑयल लीक होगा तो वो पूरे के पूरे ओशियन में फैलेगा एंड देयर इज नो वे वी कैन कंट्रोल इट। कैसे कंट्रोल करोगे? क्योंकि कुछ घंटों में ही वो फैल जाता है पूरे इकोसिस्टम में। तो एक ऐसा हमें बैक्टीरिया मिला, ऑयल ज़ैपर इसको बोला गया, जिसको अगर हम ओशियन में छोड़ते हो, उसकी कुछ पॉपुलेशन हम छोड़ते हैं, तो वो सारे का सारा ऑयल खा जाता है, डाइजेस्ट कर लेता है, ये उसका फूड है, खा जाता है। एंड ये जो ऑयल ज़ैपर था, इसको हमने इंडिया ने भी यूज़ किया। आफ्टर वी सॉ कि बहुत सारे कंट्रीज़ ने इसको सक्सेसफुली यूज़ किया है। मुंबई की शोर लाइन पे, मुंबई हाई आपको पता है जहाँ से तेल निकलता है, वहाँ पे लीकेज हुई थी अगस्त 2010 में। तो ये ऑयल ज़ैपर बैक्टीरिया को यूज़ किया गया था। दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल यू कैन कोट कि कैसे हमने नेचर की ही मदद ली, नेचर के ही बैक्टीरिया को यूज़ किया एक पोल्यूटेंट को नेचर से हटाने में। तो नेचर इज़ वेरी मिरेकुलस, वेरी इंटरेस्टिंग। जहाँ प्रॉब्लम आती है वहाँ वो सोल्यूशन भी लेके आती है। दिस इज